सर, जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था उसकी परिकल्पना ये थी कि एक सचिवालय बने, जो है विश्व हिंदी सचिवालय, और वो मॉरिशस में बना और आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं उस सचिवालय का। जो जिस हिसाब से ये परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना में ये सचिवालय किस तरह का, क्योंकि अभी तो औपचारिक रूप से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ शुरू हुए, किस तरह का भूमिका निभाने का आप लोगों ने परिकल्पित किया है? बिल्कुल, आप इतिहास में बहुत पीछे ले गए 1975 में, और संयोग अच्छा रहा कि इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री सेवाग्राम गुलाम ने ये प्रस्ताव रखा। बल्कि एक नहीं, वहाँ 2 प्रस्ताव पारित हुए थे। एक हिंदी विश्वविद्यालय बने और एक हिंदी का सचिवालय बने, विश्व हिंदी केंद्र के नाम से, बाद में सचिवालय नाम हुआ। तो अगर ये मैं कहूँ कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन के मंथन का परिणाम 2 रत्नों के रूप में विश्व हिंदी सचिवालय और वर्धा का जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, ये 2 संस्थाएं बनी, और दोनों संस्थाएं अब धीरे धीरे उनके सपने साकार हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2008 से हमने औपचारिक रूप से कार्यारंभ शुरू किया। यहाँ से किराए के घर से हमारा सचिवालय शुरू होता है, और पिछले 13 मार्च को भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन किया। तब से हम सचिवालय में स्थानांतरित हो गए हैं। और सचिवालय का उद्देश्य यही था, आज आप जो सम्मेलन देख रहे हैं, सचिवालय का एक उद्देश्य ये भी रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलनों को सांस्थानिक रूप देने के लिए सचिवालय काम करेगा। हिंदी के संवर्धन के लिए, वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सचिवालय काम करेगा। तो इन सब दिशाओं में सचिवालय अब धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। हमारे पास मात्र 9-10 स्टाफ हैं अभी, और 9-10 कर्मियों से सचिवालय चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में लगभग 30 कर्मी नियुक्त होंगे। पिछले 10 अप्रैल को शासी परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 30 पद सृजित हो गए हैं। धीरे धीरे पर हम काम कर रहे हैं। भारत से भी 5-6 जो की पोजीशन है उस पर लोग आएंगे, विशेष रूप से हिंदी वाले पक्ष को देखने के लिए। बाकी यहाँ आप जैसा जानते हैं कि द्विपक्षीय संस्था है, भारत और मॉरिशस की साझी संस्था है। अब इस संस्था में दोनों देशों का सहयोग है। आप अगर सचिवालय का भवन देखेंगे तो भवन भारत सरकार ने बनाया, ज़मीन यहाँ की सरकार ने दी। तो दोनों देशों के बीच में, इसे मैं नहीं मानता कि ये भाषाई कूटनीति का परिणाम है, दोनों देशों की ये साझी विरासत है। जैसा आप जानते हैं, भारतीय मूल के लोग यहाँ हैं, तो हिंदी यहाँ के रग रग में है, हिंदी यहाँ के संस्कार में, यहाँ के खून में है। हिंदी को लेके ये पूरा देश कितना जागृत है, आप देख सकते हैं। मैं ये कहूँ कि पहली बार दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में किसी अन्य देश में हिंदी का सम्मेलन नहीं हुआ था, और इसकी सफलता अपने आप में ये कहानी कह रही है, सम्मेलन कहानी कह रहा है, कह लीजिए जी। संख्या के हिसाब से विशालतम है, जो जिसको कही है विशालतम सम्मेलन कहा जाएगा। और जिस तरह से माननीय सुषमा स्वराज जी का नेतृत्व मिला है, तो अब इससे बेहतर समय नहीं कुछ हो सकता। अगर ये मैं कहूँ कि हिंदी के अच्छे दिन आ गए हैं, तो ये केवल मुहावरा नहीं रहेगा, हिंदी के सचमुच अच्छे दिन आ गए हैं। हिंदी सचिवालय अब सही दिशा में चलने के लिए अग्रसर हो गया है। अच्छा सर, ये जो चर्चा हुई उद्घाटन सत्र में, वो गिरमिटिया देशों में हिंदी के विकास विस्तार, और विदेश मंत्री जी ने एक जो बड़ी अहम बात कही, वो ये कही कि केवल विकास और विस्तार काफ़ी नहीं है, हिंदी को बचाने के साथ उसकी गुणवत्ता पर उनका फोकस ये रहा कि जो उसकी जो मानक शब्दावली और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान दे। क्या सचिवालय और जो संस्थाएं हैं, इनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना है? जी, जहाँ तक मानक की बात है, बिल्कुल कोई ना कोई मानक नहीं होगा तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। और सुषमा जी स्वयं भाषाविद हैं, तो इस बात पर तो ध्यान देना ही होगा कि अगर कोई ना कोई मानक की स्थिति नहीं बनेगी तो चीज़ ठीक नहीं हो सकती हैं। इसलिए भाषा की गुणवत्ता और भाषा बचाने के लिए उसकी गुणवत्ता पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमने बॉलीवुड टाइप हिंदी बोलना शुरू करें, तो उससे नहीं होगा। अगर साहित्य संरक्षित है तो उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए लोग अगर भाषा की गुणवत्ता से परिचित नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे? उनके पास शब्द भंडार नहीं होगा तो जानेंगे कैसे कौन सा शब्द है? तो केवल इंटरप्रेटर से तो काम चलने वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाषा, हाँ, हम शुचितावादी होना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा न हो कि शुद्धता शुचितावादी न बनने के चक्कर में भाषा का व्याकरण ही चौपट हो जाए। व्याकरण तो चाहिए, व्याकरण एक तरह का अनुशासन है। अगर भाषा का अनुशासन नहीं रहेगा तो भाषा विशृंखल हो जाएगी। और एक आखिरी सवाल सर, कि जो मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सोशल मीडिया को भी आप ले लें, इनको ले लें जी, तो किसी भी भाषा के विकास, उत्थान या उसकी हैसियत क्या है, ये दिखाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या जो मीडिया की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें कुछ हद तक जो है मानक शब्दावली या अनुशासन लाने की ज़रूरत है, आपको लगता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मिश्रित भाषा के रूप में बहुत जगह हिंदी उभर रही है। जी, आवश्यकता तो है, लेकिन जहाँ बिल्कुल काम न चले, जहाँ शब्द न हो,
वहाँ अगर दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण किया जाए, और हिंदी की तो क्षमता रही हो तो ग्रहणशीलता उसके गुण, उसके संस्कार में है, हम तो ग्रहण कर लेते हैं। तो लेकिन अति नहीं, हमारे पास अगर शब्द मौजूद हों, शब्दों का प्रयोग करें, और शब्द जब प्रयोग में लाए जाते हैं, घिस के शब्द वो अपने हो जाते हैं, आत्मसात कर लेती है भाषा। तो मुझे नहीं लगता है कि बाहर से शब्दों को लाने की जरूरत पड़े। और दूसरी बात, सोशल मीडिया के लिए कोई मानक तय नहीं हुआ है, सब लोग वहाँ आज़ाद और स्वतंत्र स्वच्छंद है कह लीजिए। तो सोशल मीडिया ने हिंदी को विस्तार तो दिया है, लेकिन अनुशासनहीनता भी साथ साथ है उसमें, उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है, जहाँ तक मेरा मानना है। और मीडिया ने इतना तो किया है कि भाषा को धर्म से कर्म की तरफ ले गई। ये भाषा वैचारिक थी, विचार से कर्म की तरफ गई है। तो कह लीजिए कि ये कार्मिकता की जो इसकी यात्रा है वो कहीं न कहीं तय करेगी, तब ये विचार, संचार, व्यापार सबके लिए उपयुक्त भाषा बनेगी। और संभावनाएं दिखती हैं, अनंत संभावनाएं हैं। भारत जैसा देश जहाँ 125 करोड़ की आबादी हो, लगभग सब लोग हिंदी समझते हैं। अब ये विषय है नहीं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, राजभाषा हिंदी हो, हिंदी इससे बहुत आगे जा चुकी है। और अब ये दुनिया में भी काफ़ी आगे बढ़ जी, दुनिया में कोई नहीं पूछता है कि ये राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। भारत की एक समृद्ध भाषा है जो संचार, विचार, व्यवहार, प्रचार सबके लिए उपयुक्त है और काम कर रही है।